हाय एवरीवन। देखो लास्ट के अंदर अपन ने क्या कंटिन्यू किया था। हमने जनरली ये पढ़ रहे थे कि अगर अपन किसी एसिड या बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करने की कोशिश करते हैं तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है। तो वहाँ पे हमने एक चीज़ नोट की थी कि इन द केस अगर आप किसी एसिड को वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे तो वो H+ आयन रिलीज करेगा और वो जनरली वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O+ आयन, जिसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, अभी हम सेम तरीके से देखो अपन का एक पार्ट तो वो वाला हेडिंग का कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट अभी भी है कि हमारी हेडिंग क्या थी कि अगर अपन किसी एसिड या बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो क्या होगा। तो हमने ये तो पढ़ लिया कि किसी एसिड को अगर अपन वाटर में डिसोल्व करेंगे तो H+ आयन रिलीज करेगा। सेम तरीके से अगर अपन किसी बेस को वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो क्या रिलीज करेगा, OH- आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब एसिड जनरली केटाइन रिलीज करते हैं और बेस जनरली एनाइन रिलीज करते हैं। और कौन सा आयन होता है, OH- आयन, जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन नाम है। जैसे हमारे बुक के अंदर 2-3 एग्जांपल दिए हुए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, हमें पता चल गया है वैसे ही। देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जैसे ही अपन वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे तो वो Na+ केटाइन रिलीज करेगा और OH- एनाइन रिलीज करेगा। सेम तरीके से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर अपन वाटर में डिसोल्व करेंगे तो वो K+ और OH- आयन रिलीज करेगा। और सिमिलरली अगर अपन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, जो आगे अपन टर्म यूज करेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, तो ये बेसिकली क्या रिलीज करेगा, Mg+2 और OH-। तो यहाँ पे देखो एक चीज कॉमन है कि अपन किसी भी बेस को जनरली अपन वाटर के अंदर डिसोल्व करने की कोशिश करें, उनका एनाइन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। ये भी बेसिकली OH- आयन रिलीज कर रहा है, दूसरे वाला भी OH- और थर्ड वाला भी OH- आयन रिलीज करता है। तो इस वजह से हमने बेसिकली एक स्टेटमेंट बना दी कि अगर आप किसी एसिड को वाटर में डालोगे तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। सेम तरीके से किसी बेस को वाटर में डालोगे तो उस कंडीशन के अंदर वो OH- आयन रिलीज करेंगे। और एक और भी हमने स्टेटमेंट बनाई कि जो भी एसिड सब्सटेंस होते हैं उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी H+ आयन के कारण होती है। सेम तरीके से कोई भी सब्सटेंस अगर बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा है तो उसका मतलब उसके अंदर जनरली क्या है, उसके अंदर OH- आयन रिलीज करता है, जो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब देखो नेक्स्ट है कि ऐसे बेस जो अपन के वाटर के अंदर डिसोल्व हो जाए उन बेसिस को अपन क्या कहते हैं, एल्केलाई कहते हैं। जैसे ये जनरली क्या होते हैं, सोपी टू टच, बिटर, कोरेसिव और में कोस होम। अब देखो यहाँ पर एक चीज आपको लर्न होनी चाहिए कि ऐसे बेस जो अपन वाटर के अंदर डिसोल्व कर ले तो उन्हें हम एल्केलाई कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अपन नमक को पानी में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिसोल्व हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी बेसिक कंपाउंड उठाओ पाउडर फॉर्म के अंदर, अगर वो वाटर में डिसोल्व हो जाता है तो उसे अपन एल्केलाई टर्म से भी अपन भुला सकते हैं। ये बेसिकली क्या होते हैं, कोरेसिव होते हैं। कोरेसिव अपन किस बेस की बात करें, स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें। अब यहाँ पे टर्म आता है कोरेसिव। कोरेसिव का जनरली मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो किसी लिविंग टिश्यूज को हार्म कोज करते हैं या उसके अंदर इरिटेशन कोज करते हैं, रेडनेस कोज करते हैं या अलग तरह की एलर्जी कोज करते हैं, उन सब्सटेंस को अपन क्या कहते हैं, कोरेसिव कहते हैं। जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस दोनों के दोनों किस नेचर के होते हैं, कोरेसिव नेचर के होते हैं। एसिड सॉरी बेस की एक और भी प्रॉपर्टी है कि बेसिक बेसिक सब्सटेंस जनरली क्या होते हैं, सॉपी होते हैं, मतलब जैसे बहुत ही ऐसे सिल्क टाइप होते हैं। बिटर होते हैं, मतलब कड़वे होते हैं, जो अपन ने चैप्टर की स्टार्टिंग के अंदर भी पढ़ लिया था। इन द केस अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेस की बात करेंगे तो वो हमारी बॉडी के लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या कहते हैं कि वो कोरेसिव नेचर के होते हैं। अब ये अपन ने पढ़ लिया। आपको बताओ, देखो अपन ने सेकेंड वीडियो के अंदर जनरली या थर्ड थर्ड वीडियो के अंदर अपन ने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर हमने क्या कहा था कि जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करेगा। अभी उसी के जनरली एक तरीके का रिप्रेजेंटेशन हमारी बुक में दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाउ टू रिप्रेजेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, तो अपन को आंसर ये लिखना है कि हमें पता है कि कभी भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ये सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। अभी देखो आपको पता चल गया कि एसिड के अंदर H होता है, सेम तरीके से बेस के अंदर क्या होता है, OH होता है। तो हमने देखो एक सिंबल फॉर्म के अंदर या एक स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इनको रिप्रेजेंट कर दिया, HX+MOH। एक्स का मतलब क्या होगा कि कोई और चीज सब्सटेंस हो सकती है। जैसे आपको देखो कोई एसिड के एग्जांपल लर्न हो तो सपोज करो, देखो अपन एसिड क्या कहते हैं, HCl, H2SO4। तो जो अपन के एनाइन है उनको अपन ने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, X से, और H को अपन किससे रिप्लेस कर दिया, X से। तो बेसिकली एसिड का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाता है, HX। सेम तरीके से बेस का स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या हो जाता है, MOH। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा,
बेसिकली एक्स एच के ऊपर क्या होती है, प्लस चार्ज होती है, एक्स के पास क्या होगी, माइनस चार्ज। सेम तरीके से एन के पास क्या चार्ज होगी, प्लस, और ओ एच के पास क्या होती है, माइनस चार्ज, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ओ एच के पास, आर के पास क्या होती है, माइनस चार्ज होती है। अब देखो आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इस कंडीशन के अंदर एम एक्स के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, एम एक्स, जो जनरली क्या होगा, सोल्ट होगा। जैसे सपोज करो हमने क्या लिया, एसिड की जगह पर अपन ने HCl ले लिया और बेस की जगह पर अपन ने NaOH ले लिया। इस कंडीशन के अंदर देखो Na प्लस और Cl माइनस दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, NaCl बनाएंगे। सेम तरीके से H और OH दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। H और OH वाटर कैसे बनाते हैं, क्योंकि बेसिकली जब X और M एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर सोल्ट बना देते हैं तो पीछे बेसिकली क्या बचता है, H प्लस और OH माइनस साइन बचता है, जो वाटर के अंदर रिजोल्व होता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर क्या बना देते हैं, वाटर बना देते हैं। अब ये तो बेसिकली अपन के कुछ टॉपिक्स थे जो पहले वाले टॉपिक्स थे। अब नेक्स्ट देखो टॉपिक आता है अपन का कि अगर इन द केस अगर अपन किसी एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, जो अपन का, वो भी अपन का नेक्स्ट ही टॉपिक है कि इन द केस अगर आप किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर वाटर की अमाउंट डालो जिसके कारण उसकी कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम हो जाए, तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। सिंपली अपन क्या कहेंगे कि किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर डालने को क्या कहेंगे, डाइल्यूशन कहेंगे, क्योंकि जैसे आप वाटर डालोगे तो उसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड की अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो डाइल्यूशन करने के लिए देखो दो तरीका है, अपन को क्या करना है, एसिड के अंदर पानी डालना है। तो दो तरीके से डल सकता है पानी, मतलब मेथड से। या तो अपन क्या करें, एक कंटेनर ले, उसके अंदर एसिड डाल दे, ऊपर से पानी डाल दे। दूसरा क्या ले, एक कंटेनर ले जिसके अंदर अपन पानी डाले, ऊपर से क्या डाले, एसिड डाले। तो इन दोनों प्रोसेस के अंदर सेम क्या होगा कि अपन एसिड के अंदर वाटर डाले या वाटर के अंदर एसिड डाले, मतलब सेम प्रोसेस। इसके अंदर बेसिकली एग्जैक्ट प्रोसीजर या इसके अंदर बेसिकली जो राइट प्रोसीजर होगा वो कौन सा होगा जिसके अंदर अपन को बहुत सारा हार्म ना हो। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ लर्न करनी पड़ेगी कि बेसिकली एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है, हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो चाहे एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करे चाहे वाटर एसिड के साथ रिएक्ट करे, दोनों के अंदर एनर्जी तो क्या होगी, रिलीज होगी। मगर अभी आपको ध्यान रखना है कि आपको किस प्रोसीजर से किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूटेड बनाना है। इन द केस अगर अपन एसिड के अंदर वाटर डालते हैं तो उस कंडीशन के अंदर, मतलब एसिड इन वाटर, तो उस कंडीशन के अंदर आपकी एनर्जी क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा रिलीज होगी, जिसके कारण देखो ये भी हो सकता है कि आपकी टेस्ट ट्यूब फट सकती है। तो जैसे ही फटेगी तो आसपास के अंदर एसिड क्या हो सकता है, ऐसे स्प्रेड हो सकता है। अभी आपने क्या लिया था, ट्यूब के अंदर कंसंट्रेटेड एसिड लिया था, वो कंसंट्रेटेड एसिड आपको भी पता चल गया भी होगा कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, तो आपकी स्किन को क्या कर सकता है, हार्म कॉज करता है। दूसरी बात जनरली क्या होगी कि इन द केस एसिड अगर अपन की टेस्ट ट्यूब फटती भी नहीं है तो भी क्या होगा कि वो ज़्यादा जैसे बाफ हो जाएगा, स्प्लेश हो जाएगा। जैसे कभी अपन कोई चीज़ें, जैसे अपन चाय बनाते हैं तो चाय बनाते वक्त जैसे चाय उफल जाती है, तो सेम तरीके से एसिड भी क्या हो जाएगा, उफल जाएगा और वो बेसिकली बाहर आ जाएगा, जिसे अपन क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर, स्प्लेश आउट हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर आप अगर उसे पकड़ कर बैठे होंगे टेस्ट ट्यूब को, तो आपको क्या हो सकता है, हार्म हो सकता है। तो इसी वजह से एसिड के अंदर पानी डालना ये बेसिकली बात अच्छी नहीं होती। रीज़न क्या होता है कि एसिड बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का होता है, जिसके कारण वो वाटर के साथ रिएक्ट कर बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज करता है। इन द केस अगर अपन सबसे पहले एक टेस्ट ट्यूब के अंदर पानी डाल दें, उसके बाद में अपन क्या करें, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालें, तो वो कंडीशन सही मानी जाएगी। क्योंकि सपोज करो ये अपन की टेस्ट ट्यूब थी, इसके अंदर अपन ने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया। अब ऊपर से एक ड्रॉप एसिड डालेंगे तो वो एक ड्रॉप एसिड पूरे वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, जितनी हीट एनर्जी रिलीज करनी होगी वो रिलीज कर लेगा, मगर एक ड्रॉप कितनी कर पाएगा, कम ही कर पाएगा। अब यहाँ पे तो क्या था, पूरी की पूरी टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड थी, मगर यहाँ पे अपन ने एक ड्रॉप डाला है। फिर देखो थोड़े टाइम के बाद में एक ड्रॉप और डाल देंगे, फिर कुछ 2-3 सेकंड के बाद में एक और ड्रॉप डाल देंगे, तब तक डालते रहेंगे जब तक अपन की डिजायर्ड डाइल्यूशन अचीव्ड नहीं हो जाती। जब अचीव्ड हो जाएगी तब अपन डालना बंद कर देंगे। तो वाटर के अंदर एसिड डालना एक एग्जैक्ट प्रोसीजर होता है, मगर एसिड के अंदर वाटर डालना ये एग्जैक्ट प्रोसीजर नहीं होता है, जो आपकी सीबीएसई बोर्ड के अंदर और आपके आरबीएसई बोर्ड के अंदर दोनों के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है, वह देखो मैंने ऊपर नोट डाउन कर लिया है कि मिक्सिंग ऑफ वाटर इन एसिड और एसिड इन वाटर विच इज बेस्ट फॉर डाइल्यूशन, एक्सप्लेन इट। कि अपन
पानी के अंदर एसिड डालें या एसिड के अंदर पानी डालें, कौन सी चीज़ राइट होगी, आप इसको एक्सप्लेन करके बताओ। तो यहाँ पे अपन ने क्या पढ़ा कि अगर अपन पानी के अंदर एसिड डालेंगे तो वो बेसिकली कंपेरेटिवली सही माना जाएगा कंपेयर टू द अगर आप एसिड के अंदर पानी डालते हो। रीज़न क्या होता है कि एक्सोथर्मिक ये रिएक्शन होती है। इसी वजह से बेसिकली जो भी अपन के कंसनट्रेटेड, चाहे वो एसिडिक सब्सटेंस हो चाहे वो बेसिक सब्सटेंस हो, अगर कंटेनर के अंदर फिल्ड होते हैं तो उनके आउटर मोस्ट क्वेश्चन साइन लगी होती है, मतलब वो डेंजर की साइन लगी होती है। रीज़न क्या होता है कि चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो चाहे स्ट्रॉन्ग बेस हो, दोनों के दोनों कोरेसिव प्रॉपर्टी के होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर कोरेसिव का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो अपन के लिविंग टिश्यूज़ को हार्म कोज करती है तो उसे अपन क्या कहते हैं, कोरेसिव कहते हैं। तो यही रीज़न होता है कि किसी कंसनट्रेटेड एसिड या बेस के सॉल्यूशन के कंटेनर के बाहर क्वेश्चन की साइन लगी होती है। रीज़न उनकी कि वो कोरेसिव नेचर के होते हैं। मगर माइल्ड एसिड मतलब मीडियम टाइप के जो एसिड होते हैं या मीडियम टाइप के बेस होते हैं वो जनरली नॉन कोरेसिव प्रॉपर्टी के होते हैं, जो अपन आगे वाले क्लासेस के अंदर स्टडी करेंगे। देखो ये आप नोट डाउन कर लो। सेकंड टॉपिक अपन अभी कंटिन्यू करते हैं। देखिए नेक्स्ट अपन का टॉपिक है डाइल्यूशन। जो अपन ने पीछे स्टडी किया वो सेम ही डाइल्यूशन टर्म है। देखो डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है कि अगर अपन किसी भी एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर मिक्स कर दे जिसके कारण H+ या OH- आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम हो जाए तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। इन द केस अगर अपन एसिड की बात करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। सेम तरीके से अगर अपन बेस की बात करेंगे तो उस कंडीशन के अंदर OH- आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कम हो जाएगी। तो ऐसा प्रोसीजर सिंपली अपन बोले तो जिसके अंदर अपन किसी एसिड या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर वाटर डिसोल्व करते हैं तो उस प्रोसेस को डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन के अंदर होता क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर H+ आयन या OH- आयन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और उसके बाद में जो अपन का न्यू सॉल्यूशन होगा उसे अपन क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड कहेंगे। तो इस अपन ने लिखा है आफ्टर डाइल्यूशन एसिड आर बेस नोन एज डाइल्यूटेड। सपोज करो एक बीकर था जो कंसंट्रेटेड एसिड था, इसके अंदर अपन ने पानी मिक्स कर दिया, मतलब पानी के अंदर अपन एसिड डालेंगे जो अपन ने पीछे पढ़ा है। उसके बाद जनरली क्या हो गया कि उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर। अभी अपन इस सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड एसिड नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, डाइल्यूटेड एसिड। इन द केस अगर ये बेस होता तो अपन क्या कहते हैं, डाइल्यूटेड बेस कहते हैं। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट अपन का टॉपिक आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके 11th स्टैंडर्ड के अंदर फिर से आएगा और इसके क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द केस अगर आप नीट क्लियर करना चाहते हो या आप IIT क्लियर करना चाहते हो तो दोनों के अंदर इसके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पीएच स्केल अपन किसे कहते हैं। देखो अपन ने चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर पीएच के बारे में अपन ने थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस किया था, तो वो सेम पीएच है। तो पीएच का मतलब क्या था, जनरली जब एसिड या बेसिक सब्सटेंस के बारे में हमारे को पता चला, मतलब ह्यूमंस को पता चला, तब तक हम उस वक्त हमारे पास इतनी नॉलेज नहीं थी। तो उस हिसाब से हमने एसिड को ऐसे डिफाइन किया कि ऐसे सब्सटेंस जो खट्टे होते हैं, जो सोर होते हैं, उससे अपन एसिड कह देंगे, जो कर्वे मतलब बिटर होते हैं उससे अपन बेस कहेंगे। मगर धीरे धीरे जैसे साइंस के अंदर इंप्रूवमेंट होते लगी तो उसके कारण अपन को बहुत सारे कंपाउंड्स मिलने लगे। जैसे सपोज करो H2SO4, सेम तरीके से एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, सेम तरीके से एक स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया नाइट्रिक एसिड HNO3, एक और स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया NaOH। तो अभी इस कंडीशन के अंदर अभी देखो एक चीज़ क्या आ गई, कन्फ्यूजन आ गया कि अपन स्ट्रॉन्ग एसिड को टेस्ट कर नहीं बता सकते। अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है या एक बोतल के अंदर बताने के कौन सी सब्सटेंस पड़ा है और ये स्ट्रॉन्ग है, आप क्या टेस्ट करके बता दोगे कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड या ये स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ वो नेचर के अंदर खट्टा होगा मगर आप टेस्ट करके नहीं बता सकते। रीज़न क्या होगा कि एसिड अपन को पता है कि जैसे अपन एसिड को टेस्ट करेंगे तो अपन की ज़ुबान जल जाएगी। सेम तरीके से अगर अपन स्ट्रॉन्ग बेस को भी टेस्ट करेंगे तो अपन की ज़ुबान जल जाएगी, क्योंकि देखो अपन जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस दोनों क्या होते हैं, कोरेसिव नेचर के होते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें जो किसी लिविंग टिश्यूज़ को हार्म कोज करती है। तो इसका मतलब अपन किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस को टेस्ट करके नहीं बता सकते। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या था, उसका सॉल्यूशन था पीएच स्केल। तो जनरली अब देखो स्केल बनाई गई। पीएच बेसिकली एक जर्मन वर्ड है। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस, जो एक स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेट करता है, जिसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, पावर। ओ एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। तो पीएच का मतलब क्या हो जाता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ कितनी होती है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। तो उस ऐसी स्केल जो अपन को किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की स्ट्रेंथ के बारे में इंफॉर्मेशन दे तो उस स्केल को अपन क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। ये क्यों यूज़ की जाती है, ये बेसिकली यूज़ की जाती है पीएच को मेजर करने के लिए। देखो पीएच स्केल अपन नेक्स्ट अपन टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, बनाएंगे अपन इसके ऊपर।
तो जनरली पीएच स्केल कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 to 14 तक होती है, मतलब स्टार्ट कहाँ से होगी, 1 से खत्म कहाँ तक हो जाएगी, 14 तक। तो 1 से 14 तक चलती है और इसके 0 से 14 तक चलती है। इसके कलर क्या होते हैं, अलग अलग कलर्स होते हैं जैसे अपन मूव करते हैं। तो अभी देखो पीएच स्केल कैसे यूज़ की जाती है। पीएच स्केल को यूज़ करने के लिए अपन को एक और पेपर की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम क्या है, पेपर इम्प्रेग्नेटेड। ये पेपर इम्प्रेग्नेटेड यूज़ किया जाता है पीएच की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पेपर लेना पड़ेगा, उसके ऊपर किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपको पीएच फाइंड करनी है तो उसका एक ड्रॉप उसी पेपर के ऊपर क्या कर दो, डाल दो। जैसे ही आप उस पेपर के ऊपर डालोगे तो उसके कलर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और पीएच स्केल के अंदर देखो अलग अलग कलर्स होते हैं, जैसे रेड, रेड से होकर वायलेट तक कलर्स क्या हो जाता है, चेंज होता है। जहाँ पे आपका कलर मैच होगा, सपोज करो आपका कलर कहाँ तक मैच हो गया, इस स्केल के अंदर यहाँ तक मैच हो गया, और यहाँ तक रीडिंग क्या आती है, अगर अपन देखते हैं कि यहाँ तक रीडिंग आती है 9 के आसपास आती है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी पीएच की वैल्यू क्या आ गई, 9 आ गई। तो अब यहाँ पे टर्म ये आ गया कि आपने स्केल बनाई 0 से 14 और वैल्यू आई 9, तो इसका मतलब क्या हो गया। तो इस चीज़ को सोल्व करने के लिए अपन ने ये कहा कि ऐसी चीज़ें जनरली जिन्हों की जिन्हों की वैल्यू 7 आएगी उसे अपन न्यूट्रल कंसीडर करेंगे, जिन्हों की 7 से कम आएगी उन्हें हम एसिडिक कंसीडर करेंगे, जिन्हों की 7 से ज़्यादा आएगी उनको अपन बेसिक कंसीडर करेंगे, जो अपन नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अच्छे तरीके से पीएच स्केल बनाकर फिर से अपन रिवाइज कर देंगे। उसके बाद देखो ये चीज़ अपन को क्या बताती है, ये अपन को अलग अलग सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में बताती है। अगर पीएच की वैल्यू कम आएगी इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अगर पीएच की वैल्यू ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। तो यहाँ तक आप नोट कर दीजिएगा। आगे के टॉपिक्स में अंदर अपन पीएच स्केल को फर्दर से कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ पर एक्सप्लेन इस वजह से नहीं करना चाह रहा क्योंकि स्केल की हेल्प की वजह से अपन अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, जो अभी हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है। तो यहाँ पे आप ये लर्न रख लेना, पी का मतलब क्या होता है, पोटेंस, जो बताता है इंडिकेटर ऑफ स्ट्रेंथ, या कुछ बुक्स में लिखा हुआ है पावर। और एच का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बारे में अपन को बताता है। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो।